नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने कल आने वाले नतीजे से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां दी हैं, तमाम आंकड़े भी दिए हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या प्रमुख बातें कही गई हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आज की खास चर्चा होगी कि जो मिशन 2024 है उसके लिए एक तरफ तो विपक्ष का अरिथमेटिक्स था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए का केमिस्ट्री। तो ये जो अरिथमेटिक्स बनाम केमिस्ट्री है, इसमें कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, इस पर खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला थमा नहीं, इस बार भी वहां पर हिंसा हुई और इस बीच वहां पर केंद्रीय बल की तैनाती को जारी रखा गया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी भी लिखी है इस बारे में। और इसके बाद बात करेंगे कि 2 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ने, वहां का विधानसभा चुनाव का नतीजा कल आ चुका है, तो एग्जिट पोल को उससे बल मिलता है क्योंकि जो अंतिम नतीजे वहां के रहे हैं वो एग्जिट पोल के आसपास ही रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को बताया ऐतिहासिक, कहा 64 करोड़ लोगों ने किया मतदान, सभी मतदाताओं को सलाम। कन्याकुमारी में साधना से निकले नए संकल्प, प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र, कहा अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित। जर्मनी और नाइजीरिया ने लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करने पर भारत के प्रशासन और जनता को दी बधाई। जर्मनी ने कहा भारत की नई सरकार के साथ काम करने और भारत के साथ अपने सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उत्सुक। तो वहीं नाइजीरिया ने कहा अपनी 4D विदेश नीति एजेंडे के तहत लोकतंत्र निभाने में भारत के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राज्यपाल ने जताई चिंता। बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से बवाल, संदेश खाली में महिलाओं ने पुलिस के रवैये का किया कड़ा विरोध। 2 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के नतीजों से एग्जिट पोल के सर्वे को मिला बल। सिक्किम में सत्ताधारी एसकेएम की भारी जीत, तो अरुणाचल में हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने पूर्वोत्तर में कांग्रेस की संभावनाओं पर लगा दिया ब्रेक। बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली में गहराता जा रहा है जल संकट। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाने का दिया निर्देश। 6 जून को सुप्रीम कोर्ट को बैठक के नतीजे की देनी होगी जानकारी। बीआरएस नेता के कविता को लगा बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 15 मार्च से ही है न्यायिक हिरासत में। देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। तो उधर पूर्वोत्तर राज्य असम और मणिपुर में बाढ़ की स्थिति। और एग्जिट पोल परिणामों पर झूम उठा बाजार। सेंसेक्स 2200 अंक, निफ्टी 600 अंक और बैंक निफ्टी 1700 अंकों से ज्यादा उछल कर रहा है कारोबार। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि जो कल नतीजा आने वाला है, कल फैसले का दिन है, बड़ा दिन है। और उससे पहले आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम नतीजों की जानकारी दी है। कल आ रहे चुनाव नतीजों से पहले आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को बताया ऐतिहासिक। चुनाव आयोग ने कहा कि 64 करोड़ लोगों ने यह मतदान किया है और भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने इतना मतदान किया है। तो मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से सलाम। ये चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर मतदाताओं को सलाम किया है।
और मतदाताओं में से इस बार रिकॉर्ड संख्या में 31 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं शामिल रही हैं। 31 करोड़ से भी ज्यादा, और ये रिकॉर्ड है। 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों की भी बात करें तो उन मतदाताओं ने भी इस बार रिकॉर्ड मतदान किया। पहले इतना कभी नहीं होता था। बीजेपी और विपक्षी इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग से अलग अलग मुद्दों पर मुलाकात भी की थी। तो आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो सबसे पहले सुनते हैं कि चुनाव आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या खास बात कही, किस तरह मतदाताओं का धन्यवाद किया। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. और इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। तो जो चुनाव आयोग है उन्होंने तमाम जानकारियां दी और जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग से जो विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी मुलाकात की थी और बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और अपनी अपनी बात रखी थी। और चुनाव आयोग ने लगातार इस बारे में जो है अपनी स्थिति साफ की है। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी जो आरोप लगाए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर, उसके बारे में भी चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से कहा है कि आप ज़रा हमें स्पष्ट तौर पर जानकारी दीजिए तो हम उस मामले में कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ज़्यादा बात करेंगे अपने संवाददाता से। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां दी हैं और चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर डेटा दिया है कि किस तरह से 642 मिलियन, यानी कि अगर उसे हम करोड़ में देखें तो 64.2 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने इस बार मतदान में हिस्सा लिया। और उस 64.2 करोड़ में से ऐतिहासिक बात यह भी है कि 31.2 करोड़ महिला मतदाता थीं। उन महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में इस बार मतदान किया है और साथ ही जो 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता हैं उन्होंने भी भारी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में इस बार मतदान किया है। तो चुनाव आयोग खास तौर पर जिस तरह से इतनी गर्मी के बावजूद इतनी संख्या में मतदाताओं ने बाहर निकलकर मतदान किया है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को सलाम कहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कुछ और भी तुलनात्मक आंकड़े दिए कि जो यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं, यूरोपीय संघ के, उनके जितने लोग हैं उससे 2.5 गुना ज्यादा मतदाताओं ने संख्या के हिसाब से भारत में मतदान किया है।
G7 देशों की बात की जाए तो G7 देशों में जितने मतदाता हैं उससे करीब करीब 1.5 गुना मतदाताओं ने भारत में इस बार मतदान किया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत का ये जो पूरा का पूरा चुनाव रहा और पूरा का पूरा जो ये मतदान रहा, ये कितना व्यापक था, कितना ऐतिहासिक था। और विश्व में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का जो ये चुनाव था, इस पर दुनिया भर की नजर थी। और ये जो चुनाव रहा, इस पर जैसा कि दुनिया भर की नजर थी, तो कई देशों की तरफ से भारत के इस लोकतांत्रिक पर्व के बारे में, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हुई है उसके बारे में तारीफें आ रही हैं। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया है और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे। ऋषि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषि, चुनाव आयोग ने ये तमाम डेटा दिया है, तमाम तरह की जो आंकड़े हैं वो हमें बताए हैं और ऐतिहासिक बताया है, लेकिन जरा ये बताइए कि और कौन कौन सी प्रमुख बातें कहीं, और साथ में ये भी बताइएगा कि नतीजों से पहले चुनाव आयोग से दोनों तरफ के प्रतिनिधिमंडल मिले थे, अपनी अपनी बातों को लेकर, किन बातों को लेकर मिले थे और उस पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है? देखिए लालचंद, जहां तक आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बहुत विस्तारित तरीके से चुनाव आयोग ने आज न सिर्फ मीडिया के सवाल लिए, बल्कि अभी चुनावों के दौरान जितनी भी सोशल मीडिया पे या देश भर में जिस तरीके की खबरें चली जिनका कोई आधार नहीं था, उन सभी को एक साथ समेटते हुए उन्होंने उनका सुमोटो कह सकते हैं, उनका संज्ञान लेते हुए हर चीज का वो जवाब दिया जो देश में चुनावों के दौरान चुनाव आयोग को लेकर और पूरी प्रक्रिया को लेकर जो अब सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या सोशल मीडिया की तरफ से हो। इन सब में विस्तारित रूप से चुनाव आयोग ने कहा कि किन किन चीजों को लेकर वो आशंकित रहे, और खास तौर से जब उनसे ये पूछा गया कि आपने इस पूरे चुनाव में इतना प्रबंधन किया तो किस चीज का प्रबंधन आपका रह गया, तो उन्होंने कहा कि हम एक ही चीज का प्रबंधन हमारा रह गया कि जो फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा था, हमने संभवतः उसकी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि हमने जो उम्मीद की थी कि ये फॉल्स नैरेटिव देश के बाहर से फैलाया जाएगा, हमने उसका पूरा इंतजाम किया था, लेकिन देश के अंदर इस तरीके की चीजें आई। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों का हम हर चीज का जवाब उनके पास है। तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि कुछ चीजें जो अभी हाल ही में, जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने जो उनसे मुलाकात की है, उस पर भी उन्होंने कहा कि जो वो मांग कर रहे हैं, जैसे कि अगर वो कहते हैं कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो पहले होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ये पहले से ही नियमों के तहत है और हमेशा ही पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की गई है। तो इस तरीके की जो तमाम बातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी हम इस बात को मानते हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं हम उसको कंसीडर करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियागत चीजें हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो काउंटिंग से लेकर, वोटिंग से लेकर, या हर वो व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होता है उसके लिए मैनुअल है और उसी मैनुअल के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं। बोले कि इस तरीके के जो फॉल्स नैरेटिव एस्टैब्लिश किए गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तो क्या इसी में आगे चल करके चुनाव आयोग ने ये कहा कि जो शक है, जो आधारहीन शक होते हैं, उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं होता? जी हाँ, उन्होंने यही बात कही। जब ऐसे एक सवाल तो आज ऐसा भी आया जब उनसे कहा गया कि आखिरी चरण का चुनाव के अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए ये ताजा उदाहरण है कि किस तरीके से आप शक करते हैं और शक का कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि तथ्य ये है कि देश में इस समय भी रीपोलिंग के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वोटिंग चल रही है। तो जब आखिरी चरण की रीपोलिंग है आज, तो हम कैसे आखिरी जो फाइनल टर्न आउट दे सकते हैं? तो उन्होंने इस बात से स्थापित कर दिया कि जिस तरीके से जो अफवाहें होती हैं या बेसलेस बातें होती हैं और जिसे कह सकते हैं कि शक के आधार पर आप, क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया है कि ये शक है जी। उन्होंने इसी बात को रेखांकित किया कि जब आप ये पूछ सकते हैं मेरे सामने ही कि आपने आंकड़े क्यों नहीं दिए, जब बताइए, जब चुनाव चल ही रहा है तो मैं सारे आंकड़े कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, आप इंतजार रखिए, सभी आंकड़े आपको मिलेंगे, कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो छुपाया जाए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने तमाम बातें कही हैं, लेकिन
चलिए, राजनीतिक दलों की तो शिकायतें रहती हैं, शक रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने मतदाताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की, सलाम किया। जिस तरह भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग निकल कर आए, उन्होंने तुलना किया कि किस तरह से यूरोपीय संघ से 2.5 गुना और G7 देशों से 1.5 गुना वोटर थे। हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारे आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े आज जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम देश के जो हमारे मतदाता हैं उन्होंने ऐसी भीषण गर्मी में भी जो भारी मतदान किया, और खासतौर से उन्होंने जम्मू कश्मीर के आंकड़े को भी इसमें शामिल किया कि जो जिसमें कि 51% से अधिक मतदान जो वहां पर दर्ज हुआ, और इसमें उन्होंने सैल्यूट किया कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को सराहा है और उसमें बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। तो ये जो निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने मतदाताओं को का सैल्यूट किया, और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और मानी कि जिस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने माना कि ये चुनाव अगर थोड़े पहले हो जाते तो ज्यादा बेटर था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सीख के तौर पर है, हम चाहेंगे कि आगे भविष्य में जो मतदाता है उन्हें कम से कम परेशानी हो। हालांकि इस बार भी उन्होंने तमाम कोशिश की थी कि कम से कम परेशानी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां दी हैं, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। अब सभी को इंतजार है कल के नतीजों का। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि इस बार जो एक तरफ विपक्ष का अर्थमेटिक्स था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए का एक उनकी केमिस्ट्री थी, तो इन दोनों में कौन सा भारी पड़ा है और क्या क्या वजह रही इस अरिथमेटिक्स और केमिस्ट्री के बीच का जो समीकरण है उसमें एक के दूसरे के ऊपर भारी पड़ने का। इस पर करेंगे खास चर्चा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि अरिथमेटिक्स बनाम केमिस्ट्री जो रही है इसमें कौन सा भारी पड़ा है। तो एक बार फिर से मोदी सरकार, ये हम नहीं कह रहे, ये चैनल के सर्वे कह रहे हैं, एक बार फिर से मोदी सरकार, मीडिया चैनल्स और सर्वे एजेंसियों ने एनडीए के बम्पर जीत की संभावना जताई है। तो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि मोदी का जो टीना फैक्टर है वो सभी 7 फेज के चुनाव पर हावी रहा। टीना यानी कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी कि कोई विकल्प है ही नहीं वाला फैक्टर। देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर, इसी को लोकप्रिय तौर पर जाना जाता है। क्या इसी टीना फैक्टर को लेकर इंडी गठबंधन सबसे ज्यादा चिंतित रहा, क्योंकि उनके पास मोदी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं था और पूरा प्रचार उन्होंने लोकतंत्र खतरे पर ला दिया। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये तमाम बातें कहने लगे। 10 साल के विकसित भारत के संकल्प का एजेंडा लेकर पीएम मोदी चुनाव मैदान में उतरे थे। आप याद कीजिए पहले चरण के प्रचार को। इंडी गठबंधन ने लेकिन लोकतंत्र, आरक्षण, संविधान को खतरे में बता दिया और नैरेटिव फैलाकर विकास के मुद्दे को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया। लेकिन झूठ के बाजार में सच को लेकर जनता कभी कंफ्यूज नहीं हुई। आप अगर एग्जिट पोल का सर्वे देखें तो कम से कम यही बात सामने आ रही है। ओमर अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने, कि एग्जिट पोल के नतीजे से वो उदास हैं और उदास होने की वजह बीजेपी के नैरेटिव की लोकप्रियता रही, लेकिन वो इसे मोदी मैजिक मानने को तैयार नहीं है। जबकि मोदी फैक्टर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक लहर के रूप में काम कर रहा था, जिसे विपक्षी गठबंधन नजरअंदाज कर रहा था। एग्जिट पोल के सर्वे से यह कहा जा सकता है, हालांकि फाइनल नतीजे कल आएंगे, लेकिन लग रहा है कि मोदी फैक्टर हर जगह काम कर रहा था और विपक्षी गठबंधन को यकीन आज भी अपने अरिथमेटिक्स पर ही है, जहां वो सामाजिक समीकरण और वोट बैंक को जोड़ते हैं कि हमारा यहां से इतना बैंक, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मोदी का केमिस्ट्री उनके अरिथमेटिक्स से ज्यादा मजबूत है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जैसा कि हमने आपको बताया 2024 के आम चुनाव को ऐतिहासिक बताया।
पहली बार 64 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महाउत्सव में हिस्सा लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चिलचिलाती धूप रही इन 75 दिनों में और गर्मी के बावजूद पहली बार करीब 31 करोड़ से भी अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। एग्जिट पोल के नतीजे से शेयर बाजार से भी कुछ संकेत मिल रहे हैं, तूफानी तेजी दिख रही है। और देखिए सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है। वहां 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडी गठबंधन ने नैरेटिव दिया कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, उत्तर बनाम दक्षिण करने की कोशिश की थी। लेकिन देश के जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो तो अपने सर्वे में बता रहे हैं कि बीजेपी ने गंगा के सहारे समुद्री तट का भी सफर अच्छा पूरा कर लिया है। बीजेपी उत्तर हाफ दक्षिण साफ, ये बताकर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, और एग्जिट पोल ने कांग्रेस को धक्का दिया है। दरअसल बीजेपी इन राज्यों में भी, यानी दक्षिण के भी कई राज्यों में विकल्प बनकर खड़ी हो रही है। हालांकि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल मोदी मीडिया पोल है, तो जाहिर है कि खट्टे अंगूर कौन खाएगा, ये वाली बात कहीं ना कहीं लागू होती है। लेकिन राहुल गांधी जनता का मूड समझने में तो नाकाम रहे हैं, ये सच वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 75 दिनों के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने पूरे देश में 206 रैलियां और 21 रोड शो किए हैं और जनता के साथ सीधा संवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यही पीएम मोदी को सभी राजनेताओं से अलग दर्जा देता है। इस दौर में दुनिया में लोकप्रियता के मामले में कोई भी नेता मोदी से आगे नहीं है। बात पूरी दुनिया की हो रही है, तमाम सर्वे की हो रही है। नरेंद्र मोदी हमेशा नंबर 1 है। ये मोदी की केमिस्ट्री ही तो है कि मोदी गारंटी को लेकर लोगों का विश्वास नहीं डिगा और लोगों ने पूरा भर भर कर विश्वास किया। जबकि इंडी गठबंधन के खटाखट इकोनॉमी को लोगों ने सिर्फ शिगुफा ही माना कि खटाखट से कुछ होता नहीं। लोगों ने भरोसा शायद नहीं किया। एग्जिट पोल के सर्वे ने मोदी ब्रांड को स्टैब्लिश किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी विपक्ष में अपने को ब्रांड बना नहीं सका है जो प्रधानमंत्री मोदी के बरक्स आकर के खड़ा हो पाए। तो सिर्फ मोदी विरोध के चुनाव प्रचार में विपक्ष उनके कार्यों की खामियां लोगों के बीच नहीं रख पाया, लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाए। सिर्फ अफवाह का सहारा लेकर उनके इमेज को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कोशिश कामयाब हुई नहीं। पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए जन समर्थन की अपील कर रहे थे लगातार लोगों के बीच जाकर, तो वहीं विपक्ष मोदी को तानाशाह बता रहा था। कह रहे थे ये तानाशाह हो जाएंगे। एग्जिट पोल का नतीजा कितना सही कितना गलत ये फैसला तो कल होगा, लेकिन मोदी के विकास रथ को जनता रोक देगी, इसकी संभावना तो कम से कम बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये तो मोदी मीडिया पोल है। इंडी गठबंधन को 295 सीटें मिलने जा रही हैं। पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो राहुल गांधी ने तो ये बात कही, साथ में उनके सहयोगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। तो हमेशा की तरह सवाल उठा रहे हैं एग्जिट पोल पर, और जाहिर सी बात है कि कल जब नतीजे आएंगे तब असली प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। और उस समय भी कुछ तो लोग कहेंगे ही ज़रूर कहेंगे। फिलहाल जो कह रहे हैं और जो होता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के नतीजों को, सर्वे को लेकर के, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष का अरिथमेटिक था उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का केमिस्ट्री भारी पड़ रहा है। अंतिम तौर पर कल पता चलेगा। लेकिन इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, और साथ में विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, और साथ में सिद्धार्थ यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सिद्धार्थ जी, विजय जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं चर्चा को विनोद जी के जरिए थोड़ा विस्तार देता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। विनोद जी,
ये जो अरिथमेटिक बनाम केमिस्ट्री है, आपको किसी भी फेज में जब चुनाव, क्योंकि ये चुनाव लंबा चला है, देखिए 2.5 महीने चला है, आपको किसी फेज में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष का अरिथमेटिक है वो कहीं केमिस्ट्री पर भारी तो नहीं पड़ रहा है, या पूरी तरह से आपको लगा कि लोग भी बिल्कुल साफ थे मतदाता इस चीज को लेकर के, और आपको भी लगा कि नहीं ये पूरे 75 के दौरान ये केमिस्ट्री भारी रही? लाल जी, जैसा कि अब आपने पहली रिपोर्ट में बता रहे थे, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद। और लोकतंत्र जिंदाबाद करते करते आपको उन 64 करोड़ मतदाताओं को भी एक तरह से सैल्यूट करना पड़ेगा, बेशक, जो इस चिलचिलाती धूप में और इतनी गर्मी में के बावजूद सबको धता बताते हुए जो लोकतंत्र के लिए जो उत्साह दिखाया है। आप कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का महापर्व का आयोजन शायद नहीं हुआ होगा। चुनाव आयोग को भी बधाई तो बनता ही है कि इस तरह का बड़ा आयोजन इस देश में, आप सोच लीजिए कि कम से कम लोग कल्पना भी करते हैं, और उसके बीच में चुनाव आयोग ने एक किस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी को दिखाते हुए चुनाव संपन्न कराया है। आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो ये भारत में ही संभव है। तब इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने बड़े देश में इस तरह के चुनाव को लेके जब ये सारी चीज़ें होती है, जब आप आते हैं एग्जिट पोल पे और उसके बाद नतीजों पे, तो आपको लगता है कि 64 करोड़ जिस देश मतदाताओं ने वोट किया है वहाँ कोई लहर नहीं थी, वहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को करते हुए, इस बात को रखते हुए वो कहीं ना कहीं वो लास्ट माइल तक में वो जाना चाहते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि उस बात को क्यों वो अभी तक इग्नोर करते रहे कि मोदी मैजिक जो है, मोदी फैक्टर जो है, वो मोदी फैक्टर ही उनके पहले फेज से किस तरह से भारी पड़ रहा था, जो वो लगातार अपने शिफ्ट को चेंज कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, जब आप अरिथमेटिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे थे तो वो समझने की ज़रूरत है कि पूरे का पूरा जो एग्जिट पोल का सारे सर्वे हैं, सारे, कोई 1-2 सर्वे नहीं, लगभग 10 से ज़्यादा चैनल के 10 से ज़्यादा सर्वे एजेंसियों की अपने सर्वे में किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं की है जिसमें लगे कि मोदी मैजिक नहीं चला है या मोदी फैक्टर कहीं पे काम नहीं किया है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अगर इस देश में एक केमिस्ट्री, एक जननायक, एक नेता का चला है तो मोदी है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं इस रूप में कि वहाँ अरिथमेटिक्स के बल पे आप कहते हैं कि यहाँ 20% वोट माइनॉरिटी की है, उसमें आपने इस कास्ट को जोड़ लिया, इसमें आपने इस कास्ट को जोड़ लिया, आपने यूपी में पीडीए बना लिया, तो ये सारे पीडीए आज के दौर में 21वीं सदी में क्या काम कर रहे हैं। तो इस बात का खुलासा जब आप एग्जिट पोल के नतीजे से देखते हैं तब आप कहते हैं उस बात को कि जब पीएम मोदी पहली चुनाव रैली में जाने से पहले कहते रहे अब की बार 400 पार, तो उसी बात को एग्जिट पोल ने कम से कम रेखांकित किया है। 400 पार ये मोदी की केमिस्ट्री है। बिल्कुल, आपको लगता है कि ये केमिस्ट्री जो है वो थ्रू आउट लगभग जो है पूरे चुनाव के दौरान दिखाई पड़ी। हमारे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़ रहे हैं। विजय कौशिक जी से जुड़ेंगे, पहले सिद्धार्थ जी के पास आज मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ जी, आप तो बिल्कुल एकदम जो एग्जिट पोल है उसको एकदम हाथों हाथ लेंगे, खुश होकर के लेंगे, जाहिर सी बात है, लेना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विजय जी की पार्टी, और सिर्फ पार्टी क्यों, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये तो मोदी मीडिया का पोल है, और जिस तरह से एग्जिट पोल को वो झुठला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी डिनायल मोड में है क्या? देखिए, मैं मानता हूं लालचंद जी कि ये सिर्फ डिनायल मोड की बात नहीं, ये डिनायल मोड से आगे बढ़कर हमारे देश के सब लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को डिस्क्रेडिट करना, उसकी प्रक्रिया को डिस्क्रेडिट करना, और जो करोड़ों मतदाताओं ने अपना मत दिया उनकी भावनाओं को भी डिस्क्रेडिट करना, ये उस ओर ले जाने की एक शुरुआत है। एग्जिट पोल पसंद नहीं आया, मना करेंगे, चल जाएगा वो काम, उसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। पर आप जिस ओर जाना चाह रहे हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, आप देश में इतना बड़ा लोकतंत्र का महापर्व हुआ, इतने करोड़ मतदाताओं ने अपनी वोटिंग दी, पहली बार ऐसा हुआ कि जो वायलेंस की घटनाएं हैं वो बहुत कम आई हैं, जो रीपोलिंग के बूथ रहे हैं वो सब इतने कम रहे हैं, बहुत दूर दूर तक लोकतंत्र पहुंचा है। ग्रेट निकोबार के शॉम्पेन ट्राइब में पहली बार वोट किया, बस्तर रीजन में पहली बार वोट हुआ, कई चीजें हुई। और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस डिस्कोर्स में शामिल हैं
ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो उसको अप्रिशिएट करें, बढ़ावा दें, उसका समर्थन करें और जन जन तक उसको पहुंचाएं। क्योंकि अगर लोगों का मतदान पर और लोकतंत्र के त्योहार पर अगर विश्वास नहीं रहेगा तो कहां बात बनेगी। तो मैं मानता हूं कि बहुत एक औछी बात होगी कि अगर आपको ये समझ आ गया कि आप चुनाव में आपकी बात नहीं बन रही है और आप चुनाव हारने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से दिखाएं, उसको डिस्क्रेडिट करें। और मैं तो यूं कहूंगा यही इलेक्शन कमीशन था। कुछ माह पहले हम भी कुछ राज्यों में चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं थे, ऐसे ही एग्जिट पोल आते थे, ठीक है, ऐसी बात कही जाती थी। पर उसकी तुलना अगर आप करेंगे तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल कैसे व्यवहार करना चाहिए, मैं मानता हूं कि विपक्ष से भी आज देश की वही एक अपेक्षा है। अब विपक्ष उस अपेक्षा पे उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये उनके विवेक में। मैं विजय जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूं। ये बताइए कि आपके प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग से जाकर मिले थे, आपकी क्या आपत्ति है, क्या मांग थी आपके प्रतिनिधि मंडल की? देखिए, जो एक बात अभी ध्यान में हमको आई है वो एक टूल किट को लेकर के आई है। ऐसा ध्यान में आ रहा है लालचंद जी कि कुछ विदेशी फोर्सेज ने हमारे इस चुनाव के अंदर प्रयास किया कि सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम पे वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभाव करने का और मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने का, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, मैं तो उसको यूं कहूंगा, उसका एक प्रयास करें। उसके खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन में कहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा दौर है, हमारी मांग है कि इसकी एक अच्छी जांच, गहरी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें बेशक होनी चाहिए, वो भारत से किन लोगों ने इनिशिएट किया और बाहर की कौन सी फोर्सेस थी, वो सबको जांच करके और इसके परिणाम आना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और विजय जी के पास चलता हूं। विजय जी, ये तो बात समझ में आती है, देखिए विजय जी, कि आप एग्जिट पोल को स्वीकारें ना स्वीकारें, आपके पास अभी कुछ घंटे और बाकी हैं, आप चाहें तो एग्जिट पोल को नकार दें। लेकिन ये बात समझ में विजय जी नहीं आती कि ये मोदी मीडिया का पोल है। सारे के सारे एग्जिट पोल लगभग एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आप चाहें तो सबके डायरेक्शन को नकार दीजिए, लेकिन ये कहना, और वो भी इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी के द्वारा, कि ये मोदी मीडिया का पोल है, ये आप, मुझे लगता है कि आप जिस तरह कई बार अच्छी बातें रखते हैं, मुझे लगता है आपको भी ये अच्छा नहीं लगा होगा। नहीं, देखिए, आज कार्यक्रम बेशक आपका इस वक्त है, लेकिन दो टूक बात करेंगे हम। एकदम बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, वो भी हमारा ही प्रोग्राम है, हमारे चैनल का ही। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, निश्चित तौर पर आपका इस समय का ये कार्यक्रम मोदी जी को एक अवतार, एक आधुनिक भारत का नया चाणक्य साबित करने के लिए काफी। हम कौन साबित करने वाले हैं, मतदाता करेंगे। सुन तो लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनके लिए मानते हैं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अच्छा, तो कई बार परिस्थिति, लेकिन इसको मुहावरे तक ही रखिएगा। हाँ, नहीं, मुहावरे तक ही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय है, ये राहुल जी के लिए तो नहीं कह रहे ऐसा। मैं समझ नहीं पाया लालचंद जी। एक मुहावरा का इस्तेमाल किया है, वो उनका इंटेंशन था नहीं। ठीक है, अच्छा, मुझे लगा राहुल जी। ठीक है, विजय जी बोलिए। बाहर है, उनके लिए नहीं होता। विजय जी बोलिए। हाँ, दूसरी बात यह है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बेशक हमारे जो भी दावे रहेंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि बीजेपी तो खैर छद्म राष्ट्रवाद की तरफ चलने वाली पार्टी है, छद्म राम भक्त है। असली राम भक्त तो हम हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने चुनाव राम भरोसे ही लड़ा है और राम भरोसे से ही हमें उम्मीद है। तो क्योंकि हमारी पार्टी ये एक अच्छी बात, ये अच्छी बात। सही मायने में तो जनता वर्सेस भाजपा प्रत्याशी के बीच में चुनाव हुआ है। ठीक है, इसलिए हम ये मानते हैं कि इस चुनाव में हमारा प्रदर्शन शानदार है और कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं कि कोई ऐसे हालात बन जाए कि हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए। ठीक है, मोदी को हराना मुश्किल नहीं था। अगर ऐसा होता है तो हम आपको एडवांस में ही शुभकामना देते हैं। सुनिए लालचंद जी, देखिए, लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। जब मैंने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमारा चुनाव जनता ने लड़ा है, ये सच्चाई है। देखिए, आज की जो राजनीति है वो नैरेटिव की है। मोदी जी अपना नैरेटिव डे वन से बनाने में सफल रहे, लेकिन हमारी पार्टी के नैरेटिव आप देखेंगे कि एक जो नैरेटिव लेकर हमें चलना चाहिए था, जिन मुद्दों पर ये बहुत अच्छी बात आपने करना चाहिए था, ये बड़ी अच्छी बात है हमने, ये अच्छी बात कही। अब उन परिस्थितियों में भी कैसे हम जीत का वो करें, तो उसका एक ही कारण है। जैसे मैं हरियाणा का जिक्र कर देता हूँ, कर दीजिए। हरियाणा में भाजपा के कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनके भाजपा सर्वे में ये थी कि भाई जनता नाराज है उनसे,
और उनको लगातार 2-2 बार चुना गया था मोदी जी के नाम पर। लेकिन जो लूट मचाई थी उन्होंने वो खुद मचाई थी। उसके लिए मोदी जी की जिम्मेवारी बनती थी कि ऐसे लोगों को अंदर भेजते, उन्होंने अंदर नहीं भेजा। ठीक है। और इनाम के तौर पर तीसरी बार भी टिकट दे दी। ठीक। तो जनता में भयंकर नाराजगी थी। अच्छा, और जैसे ही हमारे वो नतीजे में दिखनी चाहिए फिर। ठीक है, देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है। सुनिए, जैसे जितने एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हरियाणा में 3 के करीब सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। ठीक है। मेरा मानना यह है कि ये सीटें 6, 7, 8। अच्छा, ठीक है, वो तो हरियाणा का भी कल नतीजा आ ही जाएगा। ठीक है, लौटता हूं। देश भर की पोजीशन बता रहा हूँ लालचंद जी, सिर्फ एक लाइन में सिर्फ। हाँ, ले लीजिए, एक लाइन ले लीजिए। कि हमें अपनी कमियों को भी स्वीकार करना होगा। ये बहुत अच्छी बात। पिछली बार राहुल गांधी जी को जिस गिरोह ने ये समझाया था कि भैया हम सत्ता में आ रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने पूरी तैयारी कर ली, बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया आपने, गिरोह कह करके। ठीक है, मैं लौटता हूँ। हमें ओवर कॉन्फिडेंस होकर कुछ भी नहीं कहना चाहिए। रही बात देखिए मीडिया की, अगर मान लीजिए 300 सीटों पर कांटे की टक्कर है, तो कोई एग्जिट पोल ये नहीं बता सकता कि उन 300 सीटों पर कौन जीतेगा। मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए कल तक तो इंतजार हम लोग कर ही सकते हैं, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे। अभी आप बने रहिएगा, आपके पास फिर से लौटता हूँ। विनोद जी के पास आते। विनोद जी, बात जो अरिथमेटिक और केमिस्ट्री की थी, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, जो अभी विजय जी खुद भी कह रहे थे कि हमें किसी एक चीज के साथ रहना चाहिए था, जो विपक्ष ने कहीं ना कहीं उसमें कमी की, उस हिसाब से जिस तरह से कि सरकार को जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए था उन मुद्दों से विपक्ष हटा। संविधान खतरा, लोकतंत्र खतरा, आरक्षण खतरा, और भारतीय जनता पार्टी भी फिर उसी हिसाब से जवाब देती रही। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है, जो बता रहे थे विजय जी, स्वीकार कर रहे थे, वो गड़बड़ा गया क्या? देखिए, ये तो विजय जी का आत्मचिंतन है। और विजय जी चूंकि कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, पुराने नेता के साथ साथ मैं कहूं कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं ईमानदार कार्यकर्ता भी है हरियाणा से। बेशक। तो ये विजय जी का आत्मचिंतन है। लेकिन इसी तरह के अब एग्जिट पोल आने के बाद सारे नेता अपने अपने तरीके से आत्मचिंतन करने लगे हैं। ये उनकी मजबूरी है कि वो खुल के बात बताने में वो अपना या तो अभी शर्मा रहे हैं, या उनको लगता है कि अगर पहले से ही हार दिखा देंगे तो पोलिंग एजेंट जितने भी होंगे वो शायद वहाँ पे मतगणना में जाएंगे भी नहीं। तो ये लड़ाई सिर्फ पोस्चरिंग की है, जिसके लिए वो कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी गठबंधन लड़ रहे हैं। उनको भी पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि जो विजय जी बात कर रहे थे कि अभी आप देखिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 40 से ज्यादा चुनाव उन्होंने लड़ा है अभी तक कांग्रेस पार्टी में, जहां तक मुझे वो डेटा याद है। पिछले आप 10 साल से देखिए कि लगातार राहुल गांधी के ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती रही है, स्टेट से लेके और सेंटर तक में, आम चुनाव तक में। लेकिन अब सवाल कमाल की बात यह है कि जब आप अपने नेता को ही नाम आगे करने में छुपाते हैं और उसके बाद आप ये समीकरण लेके आते हैं विजय जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक जिस दिन चुनाव चल रहा था उसी दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से नेता हमारे राहुल गांधी हैं और हमारे यही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे 75 दिन के चुनाव में भी किसी रैली में, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, कह सकते थे तस्वीर साफ कर लेकिन तो ज्यादा ये मजबूरी क्या थी। अब उमर अब्दुल्ला का सुन लीजिए, वो भी इंडिया गठबंधन के एक मजबूत लीडर हैं और एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड करते हुए कश्मीर में चुनाव भी लड़ा है। वो उदास हैं, जैसा आप अपने रिपोर्ट में बता रहे हैं। वो उदास क्यों हैं? तो उनको लग रहा है कि इसमें हिंदू मुसलमान चला और मोदी जी फिर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के लिए शपथ लेंगे। अब वो उदास जो हैं वो उनको बताने चाहिए कम से कम लोगों को कि पिछले 70 साल से कश्मीर में तो आपने हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव लड़ा, स्पेशल स्टेटस को, आर्टिकल 370 सब कुछ तो आपने वही लड़ा। तो अब सवाल यह है कि जब आप नैरेटिव देते हैं तब आप उस नैरेटिव के जवाब भी आपको सुनना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। आपने मोदी मैजिक और जो मोदी की केमिस्ट्री आपने कहा अपने रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में आप देखिए कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, ये लगभग चुनाव जब समाप्त हो गया तब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बताते हैं। जयराम रमेश कहते हैं हम तो 48 घंटे में प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे। अरे भाई, ये देश
जिसमें 97 करोड़ मतदाता हैं, 140 करोड़ के देश में प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैजुअल चुने जाएंगे तो फिर आप देश का भविष्य सोच लीजिए। सही बात है। और तो इस समय ये जनता की समझदारी है कि आपके खटाखट इकोनॉमी को धत्ता बताते हुए, आपके सारे जो सोशल कॉम्बिनेशन को एक तरह से इग्नोर करते हुए जो मोदी गारंटी है, मोदी की जो विकास अभियान है उस पे मुहर लगाई है। 64 करोड़ किसी देश मतदाता किसी देश का अगर मतदान कर रहा है इस विषम परिस्थिति में, तो आप उसको लहर से इनकार नहीं कर सकते। इसको अभी भी मान लीजिए ये मोदी लहर थी। विजय जी, एक तरफ मोदी का जो जलवा है जिसे मोदी मैजिक कहते हैं, मोदी की गारंटी जैसी चीजें थी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, अच्छा होता कि आप लोग भी कोई एक विश्वसनीय चेहरा सामने लेकर आते, या तो अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तो उन्हीं का चेहरा ले आते, या ममता बनर्जी ने जो इंडी गठबंधन की बैठक में बात रखी थी कि खड़गे जी, तो खड़गे जी का ही चेहरा लेकर आते तो अच्छा रहता, ज्यादा अच्छा ढंग से लड़ पाते। देखिए लालचंद जी, जैसा कि मैंने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में हराना कोई बड़ी चीज नहीं थी हमारी पार्टी के लिए, बशर्ते सबसे पहला कदम ये होता कि हमारी पार्टी अपने दम पर देश भर में चुनाव लड़ती। गठबंधन करके हमारी पार्टी ने बहुत से मोर्चों पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारी है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कुछ नेता जो राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, उनका मतलब विजय जी, आप सिद्धार्थ जी के लिए सारा मसाला दे रहे हैं। हाँ, वही उस पर फिर सिद्धार्थ जी उसी चीज पर बोल लेंगे, बिल्कुल, है ना। देखिए सुनिए मेरी बात, कमियां बीजेपी में भी है। अगर ये हमारी तरफ उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली उनकी तरफ भी उठेगी। अच्छा, मैंने तो उठाई नहीं विजय जी, अभी सारी आप भी उठा रहे हैं। ठीक है। इनके यहाँ तो नहीं, इनकी खुद की 3 उंगलियां इनकी तरफ रहेंगी, सीधा सा अर्थ है, अगर ये मेरी तरफ 1 उंगली उठाएंगे तो। बहरहाल देखिए, मुद्दा ये था कि हमारी पार्टी के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। मोदी सरकार के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार फेल रही है, वही इस सरकार को पलटने के लिए काफी थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा कि भी हमारे यहाँ कमी है, तो ये हमारी कमी नहीं होगी। भाई मोदी जी अगर 2014 में आए तो इसलिए नहीं आए कि उन्होंने कोई महान काम किए थे देश के लिए, वो तमाम तरह के विवादों में गुजरात में भी एक छोटा सा काउंटर सिद्धार्थ जी का, 2014 में इसलिए आए क्योंकि हमारी पार्टी ने हाँ विजय जी, ठीक है, समझ गए हम। छोटा सा काउंटर सिद्धार्थ जी का लेने दीजिए। सिद्धार्थ जी अब थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, 1 मिनट ले लीजिए बस। देखिए, मैं इनके विषय में तो नहीं बोलूंगा, इनने तो काफी बता ही दिया है कौन सा गिरोह है, क्या समझाते हैं, क्या किसकी सुन के राहुल जी चल रहे हैं, वो देश भी जानता है। विपक्ष को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। 4 तारीख के बाद इनके पास समय है, वो ठीक है जी। सिद्धार्थ जी से लगता है संपर्क में कुछ बाधा आ रही है, फिलहाल समय भी कमी है। सिद्धार्थ जी की बात हालांकि पूरी नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सिद्धार्थ जी, विजय जी, विनोद जी जुड़ने के लिए। चर्चा में तो सिद्धार्थ जी लगातार जवाब दे रहे थे, लेकिन उनसे संपर्क फिलहाल टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे भी हम लोग फिर इसमें चर्चा जारी करेंगे, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बल्कि ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार भी चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला जारी रहा, तो केंद्रीय बल की तैनाती भी वहां पर जारी है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। पोस्ट पोल वायलेंस के चलते एमसीसी खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रहेगी। चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा को लेकर गवर्नर ने ममता बनर्जी सरकार को चिट्ठी लिखी है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने, उन्होंने इसे रोकने में मुस्तैदी दिखाने का आग्रह किया है कि भाई जिस तरह से कि वहां पर हिंसा हो रही है उसको रोका जाए। कल चुनाव की रंजिश में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की खबर सामने आई थी बशीरहाट से। टीएमसी के कुछ गुंडों पर आरोप है कि उसने इस हत्या को अंजाम दिया। टीएमसी इस तरह की राजनीतिक हिंसा पर सीधे पारिवारिक दुश्मनी जैसे बयान देती है कि यह तो पारिवारिक दुश्मनी के चलते हो रहा है, चुनावी हिंसा नहीं है। लेकिन लगातार हो रही हिंसा को पारिवारिक कलह नहीं कहा जा सकता। कालीगंज के स्थानीय लोगों के अनुसार 10 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता हाफिज शेख की हत्या कर दी। रंजिश की खौफनाक तस्वीर से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं कि किस तरह वहां चुनाव के बाद हिंसा हो रही है और गोली मारने के बाद धारदार हथियार से शेख की गला भी काट दी गई थी बीजेपी कार्यकर्ता की।
ये कैसी बर्बरता है जिसकी कल्पना चुनावी रंजिश में करना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं, संदेश खाली की महिलाएं आज भी टीएमसी गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। ये वही संदेश खाली है जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हुए थे। लोकतंत्र में राजनीति की इस तरह की घिनौनी तस्वीर आज के दौर में सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आती है, इस पर तो चिंता करने की जरूरत है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल की हिंसा पर बयान दिया। कहा चुनाव संपन्न होने के बाद भी वहां पर पैरामिलिट्री तैनात रहेगी। अभी हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगे ऐसा निर्णय लिया है। बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। हालांकि वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, ये जिस तरह से कि राज्य में चुनाव का इतिहास तो रहा है कि चुनाव में हिंसा होती रही है, लेकिन इस बार हमें लग रहा था कि इस बार हिंसा नाम मात्र हो रही है, लेकिन अब लगता है कि चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला जारी है। कई जगहों से खबरें आ रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। अब हमारे संवाददाता अब जुड़ चुके हैं प्रसेनजीत बख्शीदा। प्रसेनजीत, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं चुनावी हिंसा की, इतने सारे लोग बाहर निकाल के अपने मतदान किए हैं तो अच्छा लगता। तो मतलब इलेक्शन कमीशन के भी मजबूर कर दिया बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कि चुनाव के बाद भी एमसीसी के बाद भी यहाँ पे सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स रखना पड़ रहा है जी। बाकी तो प्रदेश सरकार की मर्जी है कि वो किस तरह से इस्तेमाल करे और ना करे। लेकिन ये जो हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, 1 तारीख की मतदान खत्म होने के बाद, जिस तरह से जिस बेरहमी के साथ नदिया में किसी बीजेपी वर्कर को मारा गया है। देखिए, आप अपने रिपोर्ट में लालचंद कह रहे थे कि पारिवारिक झगड़ा, ये टीएमसी कह रही है। पिछले 30 सालों से सिर्फ पारिवारिक झगड़ा होते हैं, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है लालचंद। बिल्कुल, ये टीएमसी का तर्क है दादा। टीएमसी सब चीजों को कहती है कि नहीं, ये चुनावी हिंसा नहीं है, ये तो पारिवारिक झगड़ा थी, इसलिए किसी को इस तरह से मार दिया, लिंच कर लिया। लिंचिंग एक शब्द है ना, पश्चिम बंगाल में वो सच में चुनाव के बाद लिंचिंग दिखाई पड़ रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी तैनात है और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहां क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए पारिवारिक झगड़ा तृणमूल की तरफ से इसलिए बताया जाता है कि बुआ और भतीजा के बीच जो झगड़ा है ना, उनको लगता है कि पूरे सबकी परिवार में ही इस तरह की झगड़ा है। ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि लोग इस बार ये पैरामिलिट्री फोर्स की जो तैनाती इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया था, किसी ना किसी जगह पर लोगों की मन में एक भरोसा वापस लाया था और इसीलिए लोग बाहर निकाल के वोट किया है। ये तो सही है जी। और अभी भी जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स अलग अलग जगहों पर एरिया डोमिनेशन में है, इसके कारण भी लोगों की मन में थोड़ा सा भरोसा तो है। लेकिन कल की मतगणना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि 2021 की विधानसभा चुनाव की मतगणना में किस तरह से धांधली किया गया, इसकी पूरी आरोप अभी भी इलेक्शन कमीशन के सामने है। तो कल की जो मतगणना है, इसके बारे में चाहे वो वाम मोर्चे हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सब लोगों ने कल की बिल्कुल नजर रहेगी और सभी की नजर रहेगी कि कल हिंसा मुक्त रहे। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं गिनती में धांधली ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। कल हम लोग फिर जुड़ेंगे ही और फिर बात करेंगे कि किस तरह से वहां पर इंतजाम रहा और किस तरह से वहां पर काउंटिंग हुई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब पश्चिम बंगाल में और तमाम देश के नतीजे तो आएंगे, लेकिन 2 पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से। तो वहां के जो नतीजे आए उससे एग्जिट पोल को बल ही मिला है। 2 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों का नतीजा आ चुका है। कल ही वहां पर गिनती हुई थी, इसलिए गिनती हुई थी क्योंकि आज दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा हो रहा था। अरुणाचल की 60 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी ने जीती, हैट्रिक लगाई है।
तीसरी बार वहां पर सरकार बनाने वाली है बीजेपी। 2019 के मुकाबले 2024 में इस बार 5 सीटें ज्यादा ही जीती है बीजेपी ने। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में हैट्रिक लगा दिया है और पूर्वोत्तर में जो कांग्रेस की संभावनाएं बन सकती थी उस पर फिलहाल तो ब्रेक लगा ही दिया है। सिक्किम की बात करें तो वहां सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम जीती है। 32 में से 31 सीट ली है एसकेएम ने। दोनों राज्यों अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग हुई थी, तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए दोनों जगहों से। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनावी नतीजों से एग्जिट पोल के सर्वे को बल ही मिला है, क्योंकि उसी के आसपास हैं जो एग्जिट पोल में अनुमान लगाए गए थे। दोनों पूर्वोत्तर राज्यों में अंतिम नतीजे लगभग एग्जिट पोल के आसपास ही आए हैं। तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का आभार जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। और वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विश्वास जताया कि एनडीए की ही सरकार देश में वापसी कर रही है। 5 साल के अंतराल में जो कठिनाई आए कोविड-19 20 और 21 में, उसके बाद देश में जो फ्लड आए, डिजास्टर फ्लड, उसके बावजूद सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की सरकार ने मन से सिक्किम जनता का काम किया था, इसीलिए हमारा जीत हुआ है। इसलिए मैं जीत का श्रेय संपूर्ण सिक्किम जनता को देना चाहता हूँ और कार्यकर्ता को देना चाहता हूँ। जितना भी हम लोग ने इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के समय में जो अनाउंसमेंट घोषणा किया है, हम लोग 5 साल में वो पूरा करेंगे। नेशनल लेवल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगा, पूरा बहुमत और 400 पार होगा। राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजेश, जिस तरह से कि ये दोनों जो राज्य हैं उनके चुनावी नतीजे एग्जिट पोल के आसपास ही आए, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये तो मोदी मीडिया का पोल है, लेकिन ये दो राज्य तो बता रहे हैं कि ये मोदी मीडिया का पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल लगभग एग्जैक्ट पोल है और पूरे देश की एक तस्वीर भी सामने आ रही है। बिल्कुल लालचंद्र, आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से, या हम कहें कि कई चुनावों से, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो लगभग अपने मापदंड पर खड़ा उतर रहे हैं। एक दो मौके को अगर छोड़ दें, 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वो थोड़ा सा अप एंड डाउन उसमें देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में तमाम लोगों ने कांग्रेस को सरकार बनाते हुए दिखाया, उसमें जो है परिवर्तन दिखा। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो कई वर्षों से जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो लगभग अपने मापदंड पर खड़े उतर रहे हैं। चाहे सीटों के अप एंड डाउन्स जो है वो देखने को मिले हैं, लेकिन अगर सरकार किसी की बन रही है तो सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी है, अगर गिर रही है तो गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और उस पर देश भर में तमाम तरह की बहसें जो है वो चल रही हैं। कोई जो विपक्ष के लोग हैं वो उन्हें रास नहीं आ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष जो है वो हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल को सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जश्न की तैयारियों में भी जुट गए हैं और हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों की पीठ भी थपथपाई जा रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने भी हमले किए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसके पहले हमले किए, जयराम रमेश ने कई तरह के आरोप लगाए। तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार उसकी पीठ थपथपाई जा रही है। अब देखना होगा, काउंटडाउन शुरू है लालचंद, कुछ ही घंटे अब शेष रह गए हैं। कल सुबह 8 बजे मतगणना का काम जो है शुरू हो जाएगा और 10 बजे के बाद हम कह सकते हैं कि जो रुझान है वो नतीजे जो हैं वो भी 11 बजे 12 बजे तक जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो बस कुछ ही 18 घंटे बाद है, कुछ ही घंटों का अब से लगभग 18 घंटे बाद गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। विपक्ष कह सकता है, विपक्ष जरूर नकार सकता है, लेकिन थोड़ा सा जो जब वो कहते हैं मोदी मीडिया का पोल, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए विपक्ष को। बहरहाल जो 2 राज्यों के नतीजे आए हैं वो बिल्कुल एग्जिट पोल की तस्दीक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए।
तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे। बल्कि कल तो दिन भर जो है वो चुनाव के नतीजे आएंगे, तो आपसे मिलना जुलना होता रहेगा। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।